हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के सीबीएसई 10th बोर्ड की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से जा रही होगी। आप लोगों के प्रिपरेशन का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज निकाली है, जहां पे हर एक एपिसोड में हम लोग कुछ कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ये वो पीवाईक्यू है जो पिछले साल या पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं और इनसे रिलेटेड, इनसे सिमिलर सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी है। हम लोग उन तरीके के क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू बताओ। 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री 2√3 cos 30 डिग्री। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री अगर आप लोगों को वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप टेबल को कुछ इस तरीके से याद रखिए कि यहां पे हम लोगों ने टेबल बना दी। ये एक टेबल में हम लोग 0 डिग्री को मेंशन करते हैं, फिर 30 डिग्री को, फिर 45 डिग्री को, फिर 60 डिग्री को, फिर 90 डिग्री को। ठीक है, और यहां पे सबसे पहले साइन आता है। अब साइन में क्या होता है कि ये एक इंक्रीजिंग वैल्यू दिखाता है। यहां पे एक इंक्रीजिंग रेशियो की वैल्यू दिखाता है, जैसे 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, फिर आता है 1/√2, फिर आता है √3/2, फिर उसके बाद आता है 1। अगर आप लोगों ने ये पट्टी याद कर रखी है तो उसके बाद आप लोग कॉस के लिए इस पट्टी को उल्टा कर दोगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसको उल्टा कर दोगे तो फिर आपकी कॉस की सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं मतलब, तो फिर आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 10 0 डिग्री की वैल्यू है 0, 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/√3, इसी तरीके से 1√3, और यहाँ पे आता है आपके पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी के सारी वैल्यू याद होगी। अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद है तो आप लोग बस इन वैल्यू को उठाइए और यहां पे लगाइए। जैसे cos 45 2√2, देखो 45 डिग्री पे cos और sin दोनों के दोनों 1/√2 होते हैं, तो ये हो गया 1/√2। साइन 30 डिग्री होता है आपके पास 1/2, ये हो गया 1/2, प्लस में 2 इन 2 में √3, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, तो लिख दिया मैंने √3/2। 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, √2 से √2 को कैंसिल आउट किया, आपको 1 इंटू में 1 1 और √3 इंटू में √3 3, यानी 1 प्लस में 3 दिखाई देगा, जिसका आंसर आ जाएगा 4, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो 2 नंबर आपके फ्री के। आगे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 2 नंबर का ही टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, दूसरा एंगल दे रखा है 30 डिग्री, साइन ए प्लस में बी और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसको वेरीफाई करना है इस एंगल के ऊपर। तो आइए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 30 है, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, ये तो आपके पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड फिर हम और इसको जस्टिफाई करते हैं, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, प्लस में कॉस ए यानी कि कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये भी आपके पास होता है √3/2। ठीक है, अब cos 60 डिग्री की बात करें, ये होता है आपके पास 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है, ये भी होता है आपके पास 1/2 बच्चों। अब देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ऐड करेंगे 4/4, कितना आ गया आंसर 1।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड हो गया। तो बच्चों देखा क्या हो गया, आप बस ये 30, 60, 90 की वैल्यूज याद कर लीजिए, इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, या तो वेरीफाई करने को या तो वैल्यू निकालने को, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो इनको याद कर लीजिएगा, आसान से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, कई बार ये सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए अपन लोगों को, हम लोगों को एक आइडेंटिटी याद करनी होती है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ी होगी आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी होती है, प्लस वाली होती है, ए प्लस में बी, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो बच्चों, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, क्या माया जाल है इधर। देखें, अब चलते हैं यहां पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको ये ऊपर वाली आइडेंटिटी आती है तो। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया है, और मैं यहां पे कॉट थीटा को क्या करूंगा, टेन थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं, 1/tan थीटा, और कॉट थीटा को अगेन मैंने क्या करा, 1/tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ एक डिनोमिनेटर लगा हुआ है, तो उस डिनोमिनेटर को इसके साथ ही लगा देते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉट थीटा को 1/tan थीटा कर दिया, कॉट थीटा को 1/tan थीटा कर दिया। अब tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा माइनस में 1 आएगा, tan थीटा माइनस में 1 आएगा, डिवाइडेड बाय में tan थीटा। अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर होता है, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, मतलब इसको उठा के आप न्यूमरेटर में भेज सकते हो। मतलब जब न्यूमरेटर में भेजोगे वो तो tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा tan का स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बच्चों हम लोग यही काम करेंगे यहां पे, हम लोग एक सेकेंड, हम लोग इस tan थीटा को tan का स्क्वायर थीटा बना देंगे, प्लस में 1/tan थीटा, 1 माइनस में tan थीटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, कभी भी डिनोमिनेटर अगर अजीबो गरीब आ जाए, उस केस में एडिशन करना थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन बन जाती है। डिनोमिनेटर सेम सेम होना चाहिए, तो हम लोग या फिर एलसीएम, एक इजी एलसीएम निकल के आ जाए डिनोमिनेटर्स का, तो फिर हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। इस वाले केस में डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है, तो हम लोग इसको सिमिलर टाइप का डिनोमिनेटर बना दे तो इसको आराम से ऐड किया जा सकता है। वो सिमिलर टाइप का बनेगा कैसे, जैसे tan थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस tan थीटा है। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा बन जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। सेम वैसे ही जैसे माइनस अंदर जाके दोनों के साइन चेंज करता है, माइनस जब भी बाहर आता है तो ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज करता हुआ बाहर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से माइनस उठा के बाहर ले जाते हैं। अब उठा के लेके जाऊं कहा, जगह तो है नहीं, तो इस प्लस को दे दूंगा, प्लस के साथ जैसे ही माइनस मिलेगा इसको भी माइनस कर देगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बच्चों tan का स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस में 1। अब उस माइनस ने इस प्लस को बना दिया माइनस 1/tan थीटा, एक सेकेंड, tan थीटा इंटू में, देखो अब माइनस tan थीटा को इसने बना दिया प्लस tan थीटा। एक सेकेंड रुकना, इसने माइनस tan थीटा को बना दिया प्लस tan थीटा, और प्लस 1 को बना देगा ये माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस बाहर निकला, इन दोनों के साइन चेंज करता हुआ बाहर निकला, और इस प्लस के साथ मिलकर इसके भी इसने साइन चेंज कर दिए। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसको एलसीएम करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं इसको दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे आई थिंक आप लोगों को इतना दिख नहीं रहा होगा। तो हमारे पास फाइनल क्या मिला था, tan का स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, tan थीटा माइनस में 1, और 1/tan थीटा इंटू में
टेन थीटा माइनस में 1, हमको ये मिला था। इक्वल टू में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें एलसीएम निकालना इजी हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में 1। मतलब ये इन दोनों का मल्टीपल है, दोनों का लोवेस्ट मल्टीपल है। ये इसके टेबल में भी आता है और ये इसके टेबल में भी आता है। इसके टेबल में ये टेन थीटा टाइम्स पे आता है, तो टेन थीटा को टेन के स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन का क्यूब थीटा आ जाएगा। और इसके टेबल में ये 1 टाइम पे आता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। वो क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस में बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ये होती है। अब ये मैं इधर लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस में 1 इंटू में टेन का स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 इंटू में टेन थीटा, यानी कि आपके पास कितना आ गया, टेन थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय में टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में 1। ये तो कट गया बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचा। अब इतने हिस्सों को कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके करेंगे। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर तीनों को बराबर बराबर बट जाएगा, यानी कि टेन का स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस में 1 बाय टेन थीटा प्लस में तुम्हारे पास कितना, टेन थीटा बाय टेन थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बाय टेन थीटा आपके पास 1 होता है, प्लस में ये आपके पास कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया, और ये आपके पास एक टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हुआ तो टेन थीटा हो गया। हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव ये करना था। तो आप लोग कह रहे हो कि सर जी आपने तो ये प्रूव कर दिया, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी प्रूव करने को कहा जा सकता है। यहां पे भी आके गाड़ी रुक सकती है, क्योंकि दोनों तरीके, मतलब क्योंकि दोनों चीज प्रूफ करने को पूछता है सीबीएसई। या तो ये वाला राइट हैंड साइड 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूफ करने को कह सकता है, या तो सीबीएसई ये कह सकता है कि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा प्लस में 1 प्रूफ करो। तो इतना तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे की जो जर्नी है वो आराम से जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड था उसको प्रूव कर देगी। वो कैसे सर, देखो यहां पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में 1। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में 1 आ जाएगा। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, ये होता है 1, और 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा। अब ये वाला हिस्सा हो गया 1, और 1 बाय जो दिख रहा है उसके रेसिप्रोकल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में 1। तो इन दोनों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है सीबीएसई में, ध्यान से कर लेना, एक ही स्टेप में दोनों के दोनों हो जाते हैं। चले आगे। नौ बच्चों अगला क्वेश्चन, ये आपके पास यहां पे भी आपके पास सेम वैल्यू को पुट करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन सीबीएसई ने वैल्यू को पुट करने वाला क्वेश्चन पूछा, आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे बस cos 45 sin 60 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू डालनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, ये तो आप बच्चों को पता ही होगी। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कितने बच्चों को sec 30 की वैल्यू याद नहीं होती है, तो उनको यही कहूंगा कि आप लोगों को cos 30 की वैल्यू तो याद ही होगी, जो कि क्या होती है √3/2। उसका उल्टा सोच लो, जो कि क्या होता है 2/√3। इसी तरीके से cosec 30 sin 30 का उल्टा, यानी कि 1/2 का उल्टा 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2√2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और √2 को √3 से, यानी कि √6 आया। नीचे डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय में √3, ये आ जाएगा। अब बच्चों ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में √6 डिवाइडेड बाय में 2√2 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 2√3, ये हो जाएगा।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 2√3। √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनना। √6 √2 इंटू √3 होता है। √6 √2 इंटू √3 होता है। जब √3 √6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बना देगा और अंदर √2 छोड़ देगा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं, 2√2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा बच्चों, 4√2 आएगा। ठीक है, फिर 2√2 को 2√3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और √6 निकल के आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पे आंसर निकल के आया, पर क्या करें, सीबीएसई ने पूछा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस में 2 साइन का क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में 2 कॉस का क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल्स टू में tan थीटा। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखा जाए तो फिर यहां पे हमारे पास साइन थीटा आराम से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस में 2 साइन का स्क्वायर थीटा। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा है, 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हमको tan थीटा बनाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों, आप लोगों का tan थीटा यहां पे बन चुका है, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, कैंसिल होने के लिए तो इक्वल होना पड़ेगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, साइन के स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। साइन का स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉस थीटा में कन्वर्ट करूं, 1 माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा। आप लोगों को आइडेंटिटीज तो याद ही होगी, क्या होता है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ये कॉस का स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो गया, तो इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो साइन थीटा 1 माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अच्छा अब उसके बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो बच्चों 1 माइनस में 2 होता है आपका -1, तो ऊपर है आपका -1, नीचे भी है -1, प्लस 2 कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस का स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, tan थीटा। फाइनली आंसर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, इस तरीके का, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, इसको समझ लेते हैं। इफ 2 tan a इक्वल्स टू में 3, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a इज, क्या होगा, मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ही आपको ये दिखे आप समझ जाओ कि tan a की वैल्यू 3/2 है और tan a को sin a बाय cos a लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू भी 3/2 है। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू 3/2 है तो इसको उठा के इसमें डाल देंगे, लेकिन सवाल यह है कि इधर sin a बाय cos a तो है नहीं, तो हम लोग जबरदस्ती यहां पे sin a बाय cos a बनाएंगे। कैसे, न्यूमिनेटर में भी cos a से डिवाइड करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी cos a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 sin a प्लस में 3 cos a डिवाइडेड बाय में cos a, 4 sin a माइनस 3 cos a डिवाइडेड बाय में cos a। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ध्यान से देखोगे, जब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 sin a बाय cos a, और जब cos a इधर 3 cos a को मिलेगा तो cos a से cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा। जब नीचे डिनोमिनेटर स्प्लिट होगा तो 4 sin a
डिवाइडेड बाय में कॉस ए आएगा, और जब इसको मिलेगा तो माइनस में कॉस से कॉस ए कैंसिल आउट हुआ तो माइनस में 3 आएगा। अब साइन ए बाय कॉस ए की वैल्यू थी हमारे पास 3/2, तो हमारे पास जब 3/2 वैल्यू थी तो 4 इंटू में 3/2 कर देंगे प्लस में 3, और 4 इंटू में 3/2 कर देंगे माइनस में 3। ठीक है, इसने इसको 2 टाइम्स पे कट किया, इसने इसको 2 टाइम्स पे कट कर दिया। 2 3 जा 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू में 9, 2 3 जा 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, यानी कि 3 आपके पास आंसर आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसको करने के 2 तरीके हैं, और क्योंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो फिर हमको इसको 1 सेकंड के अंदर करना चाहिए। अब 2 तरीके कौन से हैं सर? तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास साइन ए बाय कॉस ए हमारे पास आया था कितना, 3/2। ठीक है, 3/2। तो हमको निकालना है 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। तो 4 साइन ए, 4 साइन ए के साथ 4 लगा पड़ा तो आप साइन ए के साथ 4 लगा दो, और कॉसे के साथ आपका 3 लगा पड़ा है तो फिर आप यहां पे कॉसे के साथ 3 लगा दो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि हम लोगों को वैसे हम लोग पढ़ाते नहीं है, पर रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। अभी नाम के ऊपर मत जाओ, पर वो आसान होता है। क्या होता है कि जो भी न्यूमरेटर है, अच्छा जब हम लोगों ने इधर 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट करो, इसने इसको 2 टाइम्स पे कट कर दिया, तो आपका क्या निकल के आया, आपका 4 साइन ए बाय 3 कॉस ए इक्वल टू में 2 निकल के आया। अब इतना कर दिया आप लोगों ने, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप इस तरीके की चीज लिखो, 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैं कहता हूं जैसी रंगत वैसी संगत, इसको देख के सेम इसकी तरह ही एक्ट करेगा। कैसे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो जैसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, वैसे ही राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में हुआ, तो यहां पे भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसी रंगत वैसी संगत। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कितना आंसर आ जाएगा, 3। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है तो फिर आप ये पहले वाले तरीके से भी जा सकते हैं, कुछ शॉर्टकट आप अगर आपको ट्राई करना है तो फिर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे अगले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस में 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय में cos थीटा। एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट दे रखा है। एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता, ये ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन पूछा जाता कुछ इस तरीके से, साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। ठीक है, नहीं, साइन थीटा माइनस में 1, वो माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में 1 प्लस में कॉस थीटा। ये सीबीएसई में इसी तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब इतना डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसी तरीके से पूछा जा सकता है, इसका ध्यान देना जरूर। इससे पहले जरूर पूछ लिया, पर ऐसा पूछा जा सकता है, मतलब कि आपको यहां से यहां पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब यहां से लेके यहां तक कैसे जाए हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा से। जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में cos थीटा, साइन थीटा माइनस में 1 प्लस में cos थीटा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको हम लोगों ने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो फिर डिनोमिनेटर को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या ये बनेगा, ये बनेगा tan थीटा
क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, प्लस में 1 बाय कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, माइनस में कॉस थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि -1, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस में 1 बाय कॉस थीटा ये होगा माइनस सेक थीटा, प्लस में कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में 1, ये हो जाएगा। तो सेम यही चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब इससे यहां तक कैसे जाए ये एक चैलेंज है। तो इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को दो आइडेंटिटी बताना चाहता हूं। सबसे पहला क्या कि टेन थीटा, या फिर ऐसे लिख लो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस में टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, आइडेंटिटी है। अब रेसिप्रोकल क्या होते हैं? अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, उसी को तो रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो यही वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो अब हम लोग इसको यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? इसका रेसिप्रोकल क्या है? इसका रेसिप्रोकल है बच्चों 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस पे 1 होल डिवाइडेड बाय में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। जब ये -1 से आपका जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा ये? 1 माइनस में सेक थीटा, जब -1 माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो देगा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन होल डिवाइडेड बाय में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से सेम आ रहा है, मतलब कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो प्लस वन ये दिखा देता हूं मैं, प्लस वन माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों कट गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? फाइनली हमारे पास बचेगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और हमको प्रूव क्या करना था? हमको प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक में बात बता दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1 बाय कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा m दे रखा है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा n दे रखा है। प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये बात तो पता होगी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। दोनों बात तो एक ही। अब यहां पे देखोगे तो a cos का स्क्वायर थीटा और a sin का स्क्वायर थीटा, इसमें से a के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos का स्क्वायर थीटा प्लस sin का स्क्वायर थीटा। अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो इधर a का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो b का स्क्वायर sin का स्क्वायर थीटा
बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करोगे तो बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा 1, यानी बी का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अस्तित्व ही मिट जाएगा और कुछ ऐसा आएगा। अब कुछ बच्चे यहां पे मेरे से ये आर्गू करेंगे सर ये a प्लस बी है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस 2ab का क्या बताता हूं। जब मैं इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, a का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू में m। ठीक है, अब इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। ये क्या होगा, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा m का स्क्वायर होगा ये साइन थीटा इक्वल टू में n का स्क्वायर। तो जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो प्लस 2ab cos थीटा से माइनस 2ab cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे a के स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा cos का स्क्वायर थीटा प्लस में साइन का स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को ऐड करने पे b के स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। और जैसे कि मैंने कहा था cos का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा 1 होता है, और तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बच्चों m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिखने में खतरनाक होने में आसान। कैसे बच्चों, बहुत आसानी से। सेके प्लस में 1 सेके माइनस में 1, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है। कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं वो पता है ना आपको, एक a प्लस बी एक a माइनस बी। फायदा क्या होता है सर कॉन्जुगेट पेयर होने का, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, यही फायदा होता है ना। तो कुछ इसी तरीके का यहां पे फायदा होता हुआ दिख रहा है, देखे फायदा। चलो आ जाओ, डेनोमिनेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको आसान करते। सेके माइनस में 1 सेके प्लस में 1, ठीक है, रूट को दो टुकड़ों में बांट दिया, ये प्रॉपर्टी होती है रूट की। मतलब जब डिवीजन में इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। सेम इधर सेक ए प्लस में 1 और सेक ए माइनस में 1, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्जुगेट जब हम एलसीएम लेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट में आ जाएगा सेक का स्क्वायर ए माइनस में 1, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तो सेम सेम है, जुड़वा भाई, तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस में 1, ये दोनों भी जुड़वा भाई, और तो ये क्या हो जाएगा सेक ए प्लस में 1। तो जुड़वा भाई जब जुड़वा भाई के रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बिना रूट का भाई आ जाता है, तो ये बिना रूट का भाई आ गया। -1 से +1 कैंसिल आउट कर दो, सेके सेके 2 सेके कर देना, कर दो। नीचे सेक का स्क्वायर ए माइनस में 1, आइडेंटिटी याद है तो कर लोगे। क्या है आइडेंटिटी, 10 का स्क्वायर ए, 10 का स्क्वायर ए। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 सेक ए डिवाइडेड बाय में ओनली 10 ए। वहां तक पहुंचना है बच्चों, साइन ए कॉसे में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2 बाय कॉसे। कहां से आया सर ये सेके का मैंने कॉसे कर दिया। अब टेन ए साइन ए बाय कॉसे होता है, अब क्योंकि टेन ए डिनोमिनेटर में लिखा पड़ा तो फिर मैं उल्टा लिखूंगा साइन ए बाय कॉसे, मतलब नीचे से लिखूंगा साइन ए बाय कॉसे। ये देखो साइन ए बाय कॉसे, तो काट दो ना इसे, और 2 बाय साइन ए को क्या करोगे 2 कॉसेक ए लिख दोगे। क्या बोलते हो, हुआ सॉल्व।
चलते आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, आसान सा होगा पक्का, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई। क्या करना है सर, कुछ समझ में आ रहा है? साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा पता है ना, 1 होता है, और उसके अंदर अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो 2ab भी आता है, उसके अंदर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आता है। तो दिख रहा है ना बिल्कुल साफ साफ, आंसर बिल्कुल सामने पड़ा हुआ, देखने की कोशिश तो करो और बोथ साइड स्क्वायरिंग करके देखो एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू में √3 का स्क्वायर 3। ये वैल्यू आती है 1, जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 3 माइनस में 1। तो क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू में 2 से 2 कैंसिल आउट करके आंसर को 1 कर दो ना, आया, आ गया ना। चलते आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, हल्का 1 नंबर का है क्वेश्चन, एक वो मैंने 1-2 एमसीक्यू भी उठा लिए, ठीक है। क्या फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फूड डेट इज फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, थोड़ा सा इसमें करेक्शन, foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 degree. From a point on a ground 30 meter away from the foot of the vertical tower, this is the vertical tower and it is the foot, उसके पांव है जमीन पे जो छूते हैं ना उसे पांव बोलते हैं, 30 मीटर। अब 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं भाई, बना दो 60 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता है ना क्या होता है? देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट का क्या होता है, अगर मैं अपने गर्दन को एलिवेट करके ऊपर को किसी चीज को देखता हूं, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट किया जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है क्या होता है? नीचे देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से सर्टेन एंगल बनता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप नीचे की तरफ देखो तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और ऊपर की तरफ देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कंफर्टेबल जोन भी कहते हैं, मैं जैसे ही मेरा कंफर्टेबल जोन, एलिवेट डिप्रेशन, ठीक है। इस हिसाब से सोचा करो। तो आई होप आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर ही होंगे, समझदार हो आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the vertical tower, the angle of elevation is found to be 60 degree, the height of the meter। कितने बच्चों ने बोला सर क्या कर रहे हो, हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। हाँ निकाल दिया तुम लोगों ने। क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 10 60 डिग्री लगा देंगे। मैं हाइट को लिख देता हूँ h इक्वल टू में h बाय 30, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 √3 मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी। चले आगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। देखो बच्चों आसान सा चैप्टर है, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा डायग्राम बनेगा, देखते कैसे वो ये बनेगा। बस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, जल्दबाजी नहीं मचानी है, अगर जल्दबाजी मचाओगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। A vertical tower stands on a horizontal plane is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 मीटर। वर्टिकल टावर है, ये टावर मैंने बना दिया, थोड़ा सा टावर को अलग रंग सा मैं बना देता हूं, दिस इज द टावर, ठीक है। इसके ऊपर झंडा लगा देते, ये रहा फ्लैगस्टाफ, 6 मीटर का है ये, तो चलो 6 मीटर का है। एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एट अ point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of a flagstaff is 30 degree 45 degree। चलो भाई एक 30 डिग्री का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है।
अब बताना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं हाइट ऑफ द टावर को बच्चों मान लेता हूं h, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूं d। ए बी सी डी, इनके नामांकन हम लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाइट की वैल्यू निकालते हैं। बहुत आसान है बच्चों। दो ट्रायंगल की यहां पे आप लोगों को कहानी दिख रही होगी। पहला है ट्रायंगल एसीडी, जो कि क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू में AC अपॉन में CD, यानी कि 6 प्लस में H डिवाइडेड बाय में D। tan 45 कितना होता है 1, D को इस 1 से ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस में H बाई D था। D को इस 1 से ले जाके मल्टीप्लाई किया तो क्या D इज इक्वल टू में 6 प्लस में H। अभी यहीं पे छोड़ दो इस कहानी को, चलते हैं आगे अगले ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल ABCD पे, ट्रायंगल BCD पे, ठीक है बच्चों। अब ट्रायंगल BCD पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, tan 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे आपका निकल के आ रहा है H बाय डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3। H की वैल्यू अभी पता नहीं है, D की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस में H है, वो हम लोग डाल देते हैं, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 प्लस में H इक्वल टू में H√3। चलते हैं आगे। 6 प्लस में H इक्वल टू में H√3, ठीक है। H वहां पे ले जाके हम लोग माइनस कर देंगे तो, और H को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस में 1 आ जाएगा इक्वल टू में 6। ये नीचे आके डिवाइड होगा तो H इज इक्वल टू में 6 डिवाइडेड बाय में √3 माइनस में 1। इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस में 1 से, √3 प्लस में 1 से ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे तो आ जाएगा 2। H इज इक्वल टू में 6 इंटू में √3 प्लस में 1/2। इसने इसको 3 टाइम्स पे कट कर दिया। H की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू में √3 प्लस में 1। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ H। लेकिन अगर जब क्वेश्चन में लिखा हो कि टेक √3 इक्वल्स टू में 1.73, देन यू हैव टू टेक इट। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू में 1.73 प्लस में 1, ठीक है, जो कि आपके पास ये आ जाएगी तुम्हारे पास 3 इंटू में 2.73, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 8.196 समथिंग, कुछ इस तरीके की ये वैल्यू आने वाली है। हाँ, कुछ इसी टाइप की ये वैल्यू आएगी, आप चेक कर लेना इसे अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree from the bottom of the same building. The angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance of tower and the building. From the top of a 15 meter high building, तो 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 15 मीटर की, इसका टॉप ये रहा। आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सिंपल सीधी सीधी लाइन बनाओ। पता चला किसी टीचर को कोई ये बिल्डिंग के डिजाइन पसंद नहीं आए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। एक टावर भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से मतलब बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री का मिल रहा है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर, दिस इज द 15 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से किसी टावर पे के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग के बॉटम से, ये बिल्डिंग का बॉटम है, वो जैसे वो बिल्डिंग का टॉप था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस टावर एंड बिल्डिंग।
मतलब कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है और साथ ही साथ में वो हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों को यहां पे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, BCDE एक रेक्टेंगल है, तो उससे ये वैल्यू भी 15 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और AB को मान लो आप x। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको मैंने मान लिया D, इसको भी मैंने मान लिया D। तो ट्रायंगल ABC के अंदर आपको क्या दिख रहा है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू में x बाई डी दिख रहा है, जो कि वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू में x बाय रूट डी, सॉरी ओनली d, जो कि आ जाएगा d इज इक्वल टू में x√3। ठीक है बच्चों, अब ट्रायंगल AED में देखेंगे तो tan 60 डिग्री आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 15 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि d, ये दिख रहा है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3 x प्लस 15 बाई डी। ठीक है बच्चों, तो d कितना निकल के आ जाएगा, x प्लस में 15 बाय √3। अब एक काम करते हैं ना कि d की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट ही हम लोग कर देते हैं। इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो √3 इक्वल्स में कितना आ जाएगा, x प्लस में 15 डिवाइडेड बाय में x√3, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बना देगा 3x इक्वल्स टू में x प्लस में 15। ठीक है बच्चों, x यहां पे जाके 3x है माइनस हो गया तो बनाएगा 2x इक्वल्स टू में 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15/2 मीटर। दोबारा से देख लेते हैं बच्चों, d की वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहां पे डाल दी x√3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √3 3x आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया तो 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू में आपके पास कितना है 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 15/2। ठीक है, अब 15/2 प्लस में 15, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। तो 15 प्लस में 15/2, अब देखो 15/2 आपके पास कितना होता है, या होता है आपके पास 7.5। आई एम सॉरी फॉर दिस, एक सेकेंड, दैट इज 7.5। ठीक है बच्चों, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 22.5 मीटर की ये का टावर आ जाएगा। ठीक है, अब डी की बात करते हैं कि डी हमारे पास क्या आ रहा है, डी हमारे पास निकल के आ जाएगा 15/2, क्योंकि डी था हमारे पास x√3, देखो ध्यान से, तो डी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा x√3, यानी कि 15/2 इंटू में √3 मीटर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे estimate the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the basket from the ground, the distance of the basket from the first observer eye, the horizontal distance of the second observer from the basket. तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। तो सबसे पहली बात तो एक हॉट एयर बलून यहां पे है, किसी पॉइंट ए से कोई बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों 60 डिग्री का है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। दूसरा बंदा है किसी पॉइंट B पे जो कि 100 मीटर अवे है A से, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री एंगल पे। आपको निकालना क्या क्या है, आपको द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले तो आपको हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये वाली लाइन निकालनी है पहले नंबर पे। इसको मैं H मान लेता हूं और ये ग्राउंड के पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। ठीक है,
सेकेंड नंबर पे द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, यानी कि पीए निकालना है। थर्ड वन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वर बी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बी ए प्लस में ए क्यू, जो सीधा होता है, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि आपको बी क्यू निकालना है। तो वन बाय वन करके निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल एपीक्यू के अंदर देखना चाहूंगा। ट्रायंगल एपीक्यू के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहां पे साफ साफ दिखाई देगा 10 60 डिग्री, जो कि क्या होगा, जो कि होगा, इसको x मान लेते हैं, जो कि होगा आपके पास h अपॉन में x। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, जो कि आपके पास कितनी निकल के आ रही है, h अपॉन में 10 60 डिग्री, जो की वैल्यू होती है √3। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है h बाय √3। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पीबीक्यू के अंदर देखेंगे। तो ट्रायंगल पीबीक्यू के अंदर में आपके पास 10 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, पीबीक्यू के अंदर 10 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पास क्या होगा, h अपॉन में ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 100 प्लस में x। ठीक है बच्चों, अब 10 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/√3 होती है। h की वैल्यू तो निकालनी है, 100 प्लस में x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, h/√3, ये पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1/√3, √3 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100√3 आएगा, प्लस में h, ऊपर भी h। अब डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर होता तो √3 को h से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100√3 इक्वल्स टू में 3h, 100√3 प्लस में h इक्वल्स टू में 3h आ जाएगा। h वहां पे जाके माइनस होगा तो आपके पास 2h इज इक्वल टू में 100√3, यानी कि h की वैल्यू 50√3 निकल के आ जाएगी। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट तो समझ में आया होगा। फर्स्ट निकल के आ गया 50√3। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर, मतलब ये वाली पीली लाइन, इसका आपको मेजरमेंट निकालना है। पीएक्यू ट्रायंगल है और 60 डिग्री का एंगल है। पीएक्यू ट्रायंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। देखते हैं यहां पे क्या है, यहां पे है एच एक्स, ये हम लोगों ने मान रखा है एच एक्स, और हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है डी। तो यहां पे क्या लगेगा, हमको h पता है कितने का है, ये हमारे पास 50√3 का है, तो हमारे पास 10 नहीं, हमारे पास लगेगा साइन 60 डिग्री, जो कि आपके पास क्या होगा, 50/√3 डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 50√3 बाई डी, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू कितनी आई, 100। ठीक है बच्चों, डी की वैल्यू 100 आ गई, तो हमारे पास सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया, 100। अब तीसरा वाला है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी क्यू। अब ये आपके पास कैसे निकलेगा, अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं, अब x है हमारे पास h/√3, x है हमारे पास h/√3, h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 50√3 डिवाइडेड बाय में √3, √3 से √3 कैंसल, तो x हमारे पास कितना है, 50। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई है, 50, तो 50 प्लस में 100, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है केस स्टडी का, जो कि क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट O इज 36 मीटर। ये टावर है, टावर का बेस है, पॉइंट O से 36 मीटर की दूरी पे है। फ्रॉम द पॉइंट O द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेक्शन B इज 30 डिग्री। पॉइंट O से अगर सेक्शन बी पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो वो 30 डिग्री का है, और सेक्शन ए पे कह रखा है 45 डिग्री का है। हमको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू
दी टॉप ऑफ सेक्शन बी। मान लो ओ से बी पे एक वायर बांधी गई है, इस वायर की लेंथ निकालनी है। तो आप ट्रायंगल बीपीओ के अंदर, आप ट्रायंगल बीपीओ के अंदर देखेंगे तो आपको 10 30 वायर की लेंथ निकालनी है। तो 10 30 नहीं, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग cos 30 लगाएंगे, जो कि आपके पास कितना होगा, पीओ अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि बीओ। अब बीओ ही आपके पास वायर की लेंथ है। cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। पीओ की वैल्यू हमको दे रखी 36, बीओ हमको निकालना है। तो उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीओ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 72/√3। और इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 24√3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 24√3 रैशनलाइज करने पे। चलिए आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ए बी। आपको ये ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे x, फिर ये निकालेंगे h। अगर हमको h और x मिल गया तो ए बी आपका निकल के आ जाएगा h माइनस में x करके। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल बीपीओ को देखते हैं x निकालने के लिए। तो 10 30 डिग्री लगाएंगे तो यहां पे निकल के आएगा आपके पास x अपॉन में 36। 10 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3 इक्वल टू में x अपॉन में 36। तो x इक्वल टू में कितना निकल के आ जाएगा, 36/√3। ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास, 12√3। ठीक है, 12√3। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लोग निकालेंगे h की वैल्यू। h की वैल्यू आपके पास क्या हो, वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमको ट्रायंगल एपीओ के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, जहां पे 1045 डिग्री लग रहा है, जो कि आपके पास क्या देगा, h अपॉन में 36 देगा। 1045 की वैल्यू होती है 1, h 36। तो यहां से सॉल्व करने पे h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 36 निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां से h की वैल्यू 36 निकल के आ जाएगी। लेकिन हमको निकालना था ए बी, तो ए बी हमारे पास कैसे निकल रहा है, h माइनस में x, यानी कि आपके पास 36 माइनस में 12√3। 12 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना है, 3 माइनस में √3 मीटर, ये निकल के आ जाएगा ए बी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाले में ही इसका और वाला पार्ट भी है, जो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। ओपीबी का एरिया बताना। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस हमको पता है कितना है, 36। हाइट हम लोगों ने, यानी कि ये x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी हम लोगों ने, x की वैल्यू 12√3 इंटू 12√3। तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 18 इंटू में 12√3 निकल के आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई एम सॉरी। तो अब इसके बाद हमारे पास अगला आपके पास कितना निकल गया, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये निकालना है, हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों, 36। तो फिर ये हम लोग यहां पे लिख देंगे 36। तो इस तरीके से आपका ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इन क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके चेक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों के भी पीवाईक्यू कंप्लीट हो पाए। और हाँ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।